जय मां करणी। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, सर्वप्रथम तो आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। शेरा वाली शक्ति रूपा मां दुर्गा को आज याद करते हम सब ये इच्छा करते हैं कि मां दुर्गा हमारी मनोकामना पूर्ण करे, क्योंकि आज पूरा भारतवर्ष शारदीय नवरात्रि स्थापना, ये मानो घट स्थापना कर रहा है। आज नवरात्रि स्थापित हो रही हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, हम सबकी मनो इच्छा पूर्ण करे मां दुर्गा, जो कि जितनी भी माताओं के रूप हम देख रही हैं, ये मानो वो एक ही है, शक्ति रूपा। तो माता हम सबकी मनोकामना पूर्ण करे प्यारे विद्यार्थियों। तो एक बार पुनः जय मां करणी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत के संविधान निर्माण की, जो कि हमने पिछले कुछ वीडियो के अंदर भारतीय संविधान निर्माण की कहानी देखी, संविधान सभा का गठन हमने देखा। आज हम बात करें 12 अधिवेशन या सत्र, जो कि संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन होंगे? 12। लेकिन संविधान निर्माण है ना, वो हमारे 11 अधिवेशनों में ही हो गया था, क्योंकि ये देखो 26 नवंबर 1949 को 11वां अधिवेशन या सत्र पूरा हुआ था, और उस दिन भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया था। उसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित कर लिया गया था प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम बात करेंगे 12 अधिवेशन या सत्र की जो अवधि थी ना, समय था ना, वो देखेंगे कि कब से कब। वैसे प्यारे विद्यार्थियों, अधिवेशन या सत्र एक ही बात है, ये कुछ दिन चलता है, लेकिन एक दिन भी हो सकता है। उस बैठक को अधिवेशन भी घोषित किया जा सकता है, जैसे कि छठा अधिवेशन एक ही दिन हुआ, 12वां अधिवेशन भी एक ही दिन हुआ था। आगे देखो, संविधान सभा के अधिवेशन या सत्र पहले से 12वें तक, उसके बाद में अधिवेशनों या सत्र की अवधि, समय से तक, कब से कब तक हुए थे, और उसके बाद में कुल दिन या बैठकों के कि कितने दिन अधिवेशन में बैठक हुई थी, और उसके बाद में अंत में बात करेंगे महत्वपूर्ण कथनों को लेकर के। ये मानो कि संविधान या संविधान सभा की कई विद्वानों ने आलोचनाएं भी की है, अपने वक्तव्य, अपने कथन कहे हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कई बार पेपरों में ऐसे क्वेश्चन भी बना दिए जाते हैं कि ये कथन किसने कहा था, संविधान सभा के बारे में या संविधान के बारे में। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। कई मौखिक बातें मैं बोलूंगा, आप उन्हें अच्छी तरीके से सुन करके अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहला, जो कि पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक हुआ था, जो कि 11 दिन बैठक हुई थी इसकी। कितनी बैठकें हुई इसमें? 11 बैठकें, ये बैठक है। उसके बाद में दूसरा अधिवेशन 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 तक कुल 5 बैठक हुई थी इसके अंदर। उसके बाद में तीसरा अधिवेशन 28 अप्रैल 1947 से 2 मई 1947 तक, इसमें भी 5 बैठक हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में चौथा अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947, 14 दिन बैठक हुई थी इसमें। उसके बाद में पांचवा, जो कि 14 अगस्त 1947, ध्यान देना इस बात पे कि भारत आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। तो अधिवेशन कौन सा था? 5वां। कौन सा था?
पांचवा, जो कि 30 अगस्त 1947 तक 11 बैठक हुई थी। इसमें छठा अधिवेशन अति महत्वपूर्ण है, जो कि 27 जनवरी 1948 मात्र एक ही दिन हुआ था। उसके बाद में सातवां, 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949, जो कि 36 दिन तक चला था। ये अधिवेशन 36 बैठकें हुई थी इसमें। उसके बाद में आठवां, 16 मई 1949 से 16 जून 1949, 23 बैठकें हुई थी इसमें। उसके बाद में नौवां अधिवेशन 30 जुलाई 1949 से 18 सितंबर 1949, 38 बैठकें। सबसे लंबे समय चलने वाला अधिवेशन, सबसे लंबे समय तक चलने वाला अधिवेशन है। 38 दिन, 38 बैठकें हुई थी। उसके बाद में 10वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1949 से 17 अक्टूबर 1949, 10 दिन या 10 बैठकें हुई थी। कितनी बैठकें? 10 हुई थी इसमें। और उसके बाद में 11वां, जो भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था, वो कौन सा अधिवेशन था? 11वां, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, कुल 12 बैठकें हुई थी, जो कि इस दिन तीसरा वाचन भी हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में 12वां अधिवेशन अंतिम 24 जनवरी 1950, ये भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये एक ही दिन हुआ था। तो ध्यान देना, 2 अधिवेशन एक एक दिन हुए थे। सबसे छोटे कह सकते हो छठा और 12वां। सबसे बड़ा कौन सा हुआ था? तो ध्यान देना, 9वां सबसे बड़ा हुआ था। जिस अधिवेशन के बीच में जो डेट आई थी महत्वपूर्ण, वो तैयार कर लेना। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष चुना जाता है, स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। कौन सा अधिवेशन? पहला। 13 दिसंबर 1946 उधर से प्रस्ताव पेश किया था, जो कि 5वीं बैठक थी। कौन सा अधिवेशन? पहला अधिवेशन। इस तरीके से तैयार कर लेना कि जो भी डेट जिस अधिवेशन के बीच में आ रही है ना, वो अधिवेशन उसका उत्तर हो जाएगा, अगर अधिवेशनों से क्वेश्चन बनाया जाता है तो। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से इनको तैयार कर सकते हो। पहला तैयार कर लेना, छठा तैयार कर लेना, 9वां तैयार कर लेना, 11वां तैयार कर लेना और 12वां तैयार कर लेना। जो कि बता दूंगा प्यारे विद्यार्थियों कि 1946 में तो कितने एक अधिवेशन हुआ था। उसके बाद में आप देखोगे 1947 में कितने हुए थे? 1947 में 4 अधिवेशन हुए थे। उसके बाद में 1948 में आप देखोगे 2 अधिवेशन हुए थे। और उसके बाद में 1949 में कितने? 4। और 1950 में कितने? 1। 1946 में 1 हुआ पहला, फिर 47 में 4 होंगे, उसके बाद में 48 में 2 होंगे, उसके बाद में 49 में 4 होंगे और उसके बाद में 50 में 1 होगा। इस तरीके से भी तैयार कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में आप देखोगे महत्वपूर्ण कथन, अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना। आगामी भविष्य में जो भी कंपटीशन आएगा उसमें इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। सबसे पहले हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो अंतरिम सरकार के उस समय प्रधानमंत्री थे, संविधान सभा में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने कहा था कि संविधान सभा को एक चलायमान राष्ट्र या राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र कहा था। संविधान सभा को एक चलायमान राष्ट्र या राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र किसने कहा? नेहरू ने। उसके बाद में वेरी मोस्ट है, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है पेपरों में, ग्रेनविल ऑस्टिन, जो क्या कहता है कि भारतीय संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है।
कांग्रेस ही भारत है। ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में केवी राव जो कि अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक और जननी दोनों कहता है। ये बात भी नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। केवी राव ने कहा था क्या कि अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के स्थान पर भारतीय संविधान की जननी कहना चाहिए। उसके बाद में आइवर जेनिंग्स जो कहता है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। वकीलों का क्या स्वर्ग है, ये भी कोटेशन कई बार पूछी हुई है। उसके बाद में एटली जो कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, जब भारत आजाद हुआ, जब भारत का विभाजन हुआ, उस समय इंग्लैंड या ब्रिटेन के पीएम प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। याद रखना इस क्वेश्चन को। और इन्होंने कहा था अगर संविधान सभा मुस्लिम लीग के बिना संविधान बनाती है तो ब्रिटिश सरकार स्वीकार नहीं करेगी। ये कोटेशन थी एटली की। क्या कहा? अगर संविधान सभा मुस्लिम लीग के बिना संविधान बनाती है तो ब्रिटिश सरकार स्वीकार नहीं करेगी। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और ये मानो कि एक दक्ष पायलट कह करके संबोधित किया था। दक्ष पायलट कहा था इन्होंने। इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना। एक बार नेट में पूछा हुआ है पीसी देशमुख, जो कि पीसी देशमुख ने कहा भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है। हालांकि जेनिंग्स ने भी कहा था, जबकि उन्होंने कहा था भारतीय संविधान और इन्होंने कहा था भारत का संविधान। बस इतना ही अंतर है, वैसे ज्यादा अंतर नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो संविधान सभा की कईयों ने आलोचना भी की, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि संविधान सभा की आलोचना की और उनके अनुसार 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा देश का शासन चलाया जा सकता है, संविधान सभा की जरूरत नहीं थी, ऐसा कहा था। उसके बाद में चर्चिल और जयकर ने आलोचना करते हुए कहा कि संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं माना जा सकता। उसके बाद में जयप्रकाश नारायण ने कहा कि यह एक प्रातिनिधिक संस्था नहीं है, प्रतिनिधि संस्था नहीं है संविधान सभा। और उसके बाद में चर्चिल और साइमन ने कहा था यह केवल हिंदुओं की संस्था थी। संविधान सभा क्या थी? एक हिंदुओं की संस्था थी। तो ये कोटेशन अच्छी तरीके से सुनना और उसके बाद में नोट करना, बहुत बार आता है। ग्रेनविल ऑस्टिन वाला, आइवन जेनिंग्स वाला, उसके बाद में आपको पूछा जा सकता है जो कि जे प्रकाश नारायण वाला भी पूछा जा सकता है, नेहरू वाला, चलायमान राष्ट्र वाला भी पूछा जा सकता है। तो ये था आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों भारतीय संविधान निर्माण से जुड़ा हुआ अंतिम और फाइनल वीडियो, जिसके अंदर हमने बात की 12 अधिवेशन या सत्र कब कब हुए थे, कितनी बैठकें, इन सभी को आप जोड़ोगे तो कितनी होगी? 167 बैठकें होंगी। तो संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें? 167। और संविधान निर्माण पूछे ना तो उस समय आ जाएगा 166, क्योंकि अंतिम वाली बैठक और अंतिम वाला अधिवेशन ये मानो कि लास्ट में हुआ था, जबकि संविधान उससे पहले ही तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से इनको तैयार कर सकते हो। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। खुद को कभी भी कमजोर मत समझो। कहते ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर मन में आपने स्वीकार कर लिया मेरे को जीतना है, तो मैं कहता हूं कोई आपको रोक नहीं सकता। और अगर आपने मन से हार मान ली तो आपको कोई जिता नहीं सकता। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। खुद को कभी भी कमजोर मत समझो प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए अपने लिए और अपनों के लिए। और अंत में ये भी कहना चाहूँगा प्यारे विद्यार्थियों कि अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। और अंत में एक बार पुनः आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। माता रानी हम सबकी इच्छा पूरी करे। जय मां करणी।